वेलकम टू द चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज से दोस्तों हम लोग साइंस का जितना भी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका सीरीज दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जितना भी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, ईवीएस का, ये सारा का सारा, साथ में पॉलिटी का, ये सारा का सारा वीडियो दोस्तों ऑलरेडी मैंने आप लोगों को अपलोडेड कर दिया है। तो प्रीवियस ईयर के सीरीज में ये मेरा लास्ट क्लास होने वाला है। इसके बाद अगर के टाइम मिलेगा तो मैं इकोनॉमिक्स करा दूंगा, नहीं तो डायरेक्ट आपका मैं करंट अफेयर जितना भी 2022 और 2023 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दोस्तों होने वाले हैं उसका सीरीज में स्टार्ट करूंगा दोस्तों। तो ये जो साइंस का मेरा क्लास है इसको कैसे पढ़ेंगे, पहले हम जितना भी मतलब यहाँ पे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के जो क्वेश्चन है दोस्तों बीपीएससी में प्रीवियस में पूछे गए हैं, पहले इसको सारा देखेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री का, उसके बाद बायोलॉजी का देखेंगे दोस्तों। जैसे ही ये तीनों सीरीज खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद हम जितने भी मिसलेनियस सवाल है तथा जो मिक्स सवाल तीनों सेक्शन से होंगे उसको हम लोग करेंगे दोस्तों। ये एक पूरा कंप्लीट आपका साइंस का वीडियो होने वाला है जो कि आपका बिहार शिक्षक बहाली 2023 में डायरेक्ट टू डायरेक्ट फायदा पहुंचाने वाला है दोस्तों। साथ में जितने भी ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये हो जाने के बाद जितने भी और पीसीएस हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस, झारखंड पीसीएस या वेस्ट बंगाल पीसीएस, जितना भी पीसीएस के एग्जाम होते हैं दोस्तों उसमें जितना भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं साइंस से वो सारा का सारा मैं करा दूंगा दोस्तों। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अगर क्या आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को लाइक कर ले दोस्तों, आने वाले पल पल के अपडेट के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मेरा ये क्लास पहला होने वाला है साइंस का। इसके बाद एज वन 5-6 दिन के अंदर में सारा का सारा मैं 500 क्वेश्चन आप लोगों को करा दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो बिना देर किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। जैसे ही पहले ही फिजिक्स के क्वेश्चन में दोस्तों देखेंगे तो पहला सवाल मेरा आता है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है दोस्तों? तो किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है सबको पता होगा, ये न्यूट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन में। आपको पता होना चाहिए दोस्तों हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है। ठीक है, प्रोटियम, डायटोरियम और ट्राइटियम। ये भी सवाल पूछता है, आपका आ सकता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों यहाँ पे कि एंगस्ट्रम इकाई है, तो एंगस्ट्रम किसका इकाई है दोस्तों? वो है मेरा तरंगदैर्घ्य का। ठीक, एक एंगस्ट्रम में भी पूछा जाता है कि एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? तो एक एंगस्ट्रम जो होता है वो होता है दोस्तों 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक, तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं बिना देर किए। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई है दोस्तों? तो जो प्रकाश वर्ष इकाई है दोस्त वो मेरा इकाई है दूरी का है। ठीक, एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है दोस्तों 9.46 से गुने 10⁻15 मीटर होता है। आप लोग याद रखिएगा दोस्त, ये भी सवाल पूछा जाता है। ठीक, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ है, नेक्स्ट सवाल है दोस्त यहाँ पे, आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को जो किस में मापा जाता है? तो वो मापा जाता है हर्ट्ज में। आप लोग सबको पता होंगे। जैसे कि जो सामान्य मनुष्य का जो सुनने की क्षमता होती है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा, वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच के ध्वनि को ये सुन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। आप लोगों के लिए दोस्तों जो बीपीएससी पीआरटी लेवल का जो मतलब तैयारी कर रहे हैं, यानी कि प्राथमिक टीचर का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उसके लिए मैं एक बेहतरीन स्टडी मटेरियल लेकर आया हूं ताकि वो अकेले बिना कहीं कोचिंग किए हुए, बिना कोई अदर सोर्सेज के आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट इसको पढ़कर दोस्तों पीआरटी का एग्ज़ाम मतलब क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको क्या कंटेंट मैंने ऐड किए, ये सारा का सारा कंटेंट दोस्तों मेरे द्वारा बनाया गया तथा मेरे हार्डवर्क के द्वारा बनाया गया। मैंने इसको बनाने के लिए हर एक बुक को अच्छे तरह से अध्ययन करने के बाद ये कंटेंट दोस्तों रेडी किया है। तो जो अगर के आपको बीपीएससी पीआरटी में सिलेक्शन लेना है दोस्तों तो आपको क्या करना होगा, जैसे कि उसको करने के लिए जैसे कि मतलब बीपीएससी ने अपना सिलेबस दे रखा है दोस्तों कि जो वो सवाल पूछेगा क्लास 5 to 8 लेवल तक का पूछेगा प्राइमरी लेवल के लिए दोस्तों। तो इसी में प्राइमरी लेवल के लिए मैंने क्या कर दिया है कि जितने भी बिहार का एससीईआरटी बुक यानी कि बिहार गवर्नमेंट अपने स्कूलों में जो बुक्स पढ़ाई करवाती है दोस्तों उसका मैंने 5 से 8 तक के 1 by 1 पढ़कर समरी रेडी कर दिया है, साइंस का और आर्ट्स का दोनों का। अगर कि आपको इसका डेमो देखना है दोस्तों तो चैनल पे ऑलरेडी साइंस का पूरा मैंने 5 से 8 क्लास तक पढ़ाया हुआ है तथा आर्ट्स में ये
हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का क्लास मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है दोस्तों, तो वहाँ पे जाके कंटेंट के चेक कर सकते हैं। कंटेंट इतनी बेहतरीन तरीका का मिलेगा दोस्तों कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट इसका सारा का सारा सवाल एग्ज़ाम में आपने देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने ये एक भी पार्ट इसको बनाने से पहले मैंने स्किप नहीं किया है। जितना भी बुक्स है 5 से 8 तक के लिए डायरेक्ट टू डायरेक्ट मैंने सारा का सारा 1 बाय लाइन पढ़ने के बाद ये मटेरियल रेडी किए हैं दोस्तों। ये जो मटेरियल मिलेंगे आपका समरी का नोट्स दोस्तों ये हैंड रिटेन फॉर्म में मिलेंगे, एकदम नीट एंड क्लियर होगा, ताकि आप जल्दी से जल्दी उसको कम समय में रिवीजन कर पाएंगे। उसके बाद जो हम देने वाले हैं दोस्तों इस सिलेक्शन किट में, वो देने वाले हैं बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो साइंस का हो, ज्योग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो, ईवीएस का हो, सारा का सारा मैं आपको दूंगा। ये देने का मेरा 2 तरीका होगा दोस्तों। एक में मैं दूंगा जो कि केवल प्रैक्टिस के लिए दूंगा दोस्तों, और दूसरा जो सीट दूंगा उसमें आंसर के साथ में दूंगा। और आंसर भी ऐसा नहीं है कि मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है तो इसका आंसर पेज के लास्ट में देंगे, वैसे नहीं देंगे, क्योंकि वैसे में मोबाइल से पढ़ने वाले बच्चों को बहुत परेशानी होगी। मान के चलिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन है तो उसी के नीचे जो मेरा राइट आंसर होगा मैं उस पर टिक करके आपको दे दूंगा। तो एक सब्जेक्ट का 2 PDF दूंगा, एक प्रैक्टिस के लिए दूंगा दोस्तों, और एक मात्र रिविजन के लिए दूंगा। इसको देने के बाद और क्या इसमें इंक्लूड है, जितने भी बिहार स्पेशल मतलब GK GS है दोस्तों, जो कि बीपीएससी ने पूछ रखा है, मैंने उसका भी PDF दूंगा। उसके बाद मैथ का दूंगा, जितना भी सवाल पूछा जा चुका है बीपीएससी प्रीवियस ईयर के लिए, तथा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं 500 करंट अफेयर, ऐसे करंट अफेयर दूंगा 2022 और 2023 का, जो कि मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, एक्सपेक्टेड होने वाले हैं आपके TRE एग्ज़ाम के लिए। तो इतना आप कर लेते हैं तो आपका कम से कम 90 to 95% जो दोस्तों PRT का सिलेबस है वो आराम से आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपका एक अच्छे रिदम में आराम से 80 to 85% मार्क्स आप स्कोर करने लगेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसको लेने के लिए क्या करना है आपको, आप दिए गए इस नंबर पे डायरेक्ट टू डायरेक्ट हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको एक UPI ID वगैरह दूंगा या इसके बारे में और जानकारी दूंगा, और आप पेमेंट करके डायरेक्ट मैं आपको इसको व्हाट्सएप पर सारा का सारा PDF दोस्तों सेंड कर दूंगा। ये जो आपको दोस्त मिलने वाले हैं मात्र 299 में मिलने वाले हैं, 300 रुपये में दोस्तों। ये जो ओरिजिनल प्राइस है इसका 400 रुपये है, लेकिन अभी आप अगर के खरीदिएगा तो मात्र ये 299 रुपये में मिलेगा दोस्तों। तो बिना सोचे हुए, अब सोचने का भी देखिए, अब ज़्यादा सोचिएगा तो सोचने का भी टाइम नहीं दोस्तों। ये इतना सारा चीज़ आपको कवर करने के लिए आपको 120 से 150 घंटे का समय लगने वाले हैं दोस्तों। तो आप समझ लीजिए कि एक दिन में आप 10 घंटे पढ़ेंगे या 1 घंटे में 5 घंटे पढ़ेंगे एक दिन में दोस्तों। तो आप इस सारा का सारा चीज़ों को 120 से 150 घंटों में अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ये देने का मेरा मेन मकसद ये है दोस्तों कि आप कम समय में टू द पॉइंट एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ सकते हैं, तथा बार बार उसको रिवीजन करके आप एक बेहतर स्थिति में हो सकते हैं दोस्तों। तो जिसको भी लेना होगा आप डायरेक्ट मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको सारा चीज़ प्रोवाइड कर दूँगा दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए मैं अपने क्लास के ऊपर चलता हूँ दोस्तों। चलिए मेरा अगला सवाल है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पर जो दोस्तों है कि घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ज क्रिस्टल बने होते हैं, किसके बने होते हैं दोस्तों, तो वो जो बने होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं, ठीक। नेक्स्ट सवाल है हर्ट्ज से क्या मापा जाता है, तो ये अभी हम लोगों ने सवाल देखा, वो मापा जाता है आवृत्ति को। अगला सवाल है यहाँ पे दोस्त, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है दोस्तों, तो वो मेरा इकाई है वाट है। अगला सवाल है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है, कितनी सीमा होती है दोस्तों, तो वो होती है 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम का। इसमें का एक सवाल आपका बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, इसीलिए बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हो सकता है कि आपका जो बिहार शिक्षक बहाली 2023 होने वाली है उसमें पूछा जा सके। तो ठीक है, अगला सवाल की तरफ करके हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला सवाल यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्त कि सौर विकिरण निम्न में से किस प्रास में दिखता है दोस्तों, तो किस प्रास में दिखता है, वो दिखता है 400 से 700 nm में, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, तो जो आर्द्रता मापी जाती है दोस्तों वो मापी जाती है मेरा हाइग्रोमीटर में, ठीक। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दाब की इकाई क्या है दोस्तों, तो जो दाब का इकाई होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट सवाल है दाब का मात्रक है, तो इसमें से देखिएगा तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, क्योंकि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे जो पहला में है वो किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो कि वो मेरा नहीं होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कौन सा अदिश राशि है दोस्तों, तो कौन सा इसमें अदिश राशि है, तो वो मेरा अदिश राशि है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरा 13। कौन सा अदिश राशि है दोस्त, वो है मेरा दाब। आप लोग याद रखिएगा, अदिश राशि और सदिश राशि किसको बोलते हैं मैं बताता हूँ आपको। जो सदिश राशि है दोस्तों उसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दिशा और परिणाम किस में हो गए, अगर के बोलेगा कि हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहे हैं, तो इसमें दिशा भी है कि आप मान के चलिए आप किस दिशा में जाइएगा, यानी कि आपका इसमें एक डायरेक्शन भी है। जाना मतलब किसी भी दिशा में तो आप जाइएगा ना, एक डायरेक्शन भी हुआ और कितना जो परिणाम हुआ, कितना स्पीड से जा रहे हैं, तो 20 किलोमीटर से स्पीड से जा रहे हैं, वो परिणाम हुआ। इसीलिए जो मेरा वेग हो जाएगा वो सदिश राशि हो जाएगा, और जिसमें ये दोनों में से एक कोई मतलब दिशा नहीं होता है जिसमें, वो मेरा अदिश राशि हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्त मेरे हैं कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है दोस्तों, तो किस राशि का मात्रक नहीं है, तो वो है मेरा विकृति, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी में अगर के आप देखिएगा तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, ये बिल्कुल मेरा सही बोला गया है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं बिना देर किए। तो अगला सवाल यहाँ पे देख सकते हैं कि जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का क्या कारण है दोस्तों, तो ये घटना है मेरा प्रकाश का व्यतिकरण दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है मेरा कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है मेरा, वो मेरा कहलाता है दोस्त न्यूक्लियस कहलाता है, आप लोग याद रखिएगा हमेशा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल मेरा क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे आता है दोस्त कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन हो जाना वो क्या कहलाता है, तो वो जो मेरा कहा जाता है यानी ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन का उदाहरण हमको देखने को मिलता है कपूर और नेफ्थलीन, याद रखिएगा, ये सवाल हमेशा पूछा जाता है। ठीक, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है वो क्या कहलाता है, तो उसको जो बोला जाता है उसको बोलते हैं हम लोग त्रिक बिंदु, याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है कॉस्मिक किरणें होती हैं, कॉस्मिक किरण क्या होती है दोस्त, तो वो एक आवेशित किरण होती है। अगला सवाल है 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द से प्रयुक्त है, माने कि G का मतलब क्या होता है दोस्तों, G का मतलब जो होता है मेरा जनरेशन, याद रखिएगा। अगला सवाल है रडार का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, रडार का जो आविष्कार किया था मेरा वो किया था, ऑप्शन जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, रडार का आविष्कार जो किया था रॉबर्ट वाटसन ने किया था। अगला सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके है कि गॉड पार्टिकल है, गॉड पार्टिकल कौन सा है दोस्तों, हिग्स बोसॉन जो गॉड पार्टिकल है, यही वैज्ञानिक थे जो अपने नाम पर ही इसको हिग्स बोसॉन नाम रखे हैं। अगला सवाल है कि सर सीवी रमन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार कब मिला था दोस्तों, तो जो मतलब सीवी रमन का भौतिकी में नोबेल पुरस्कार था वो मिला था सन 1930 ईस्वी में। साथ साथ में आप लोग याद रखिएगा जो आर.एन. टैगोर का दोस्तों मतलब ये नोबेल प्राइज़ मिला था वो मिला था 1913 ईस्वी में, और हरिगोविंद खुराना को जो मिला था दोस्तों 1968 ईस्वी में। ये दोनों भी पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा यहाँ पे है कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी दोस्तों, तो टेलीस्कोप की जो खोज की थी वो की थे मेरा गैलीलियो ने। ठीक, अगला सवाल है इस दिन की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था इस सदी के शुरुआत में, तो जो वो किया था दोस्तों वो किया था मेरा राइट ब्रदर्स ने, राइट आंसर होगा। आप लोग ये सब सवाल अच्छे से याद कर ले, यही हूबहू सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं आपके टीआरई एग्जाम में दोस्तों। एक माइक्रोन किसके बराबर होते हैं, तो एक माइक्रोन जो बराबर होते हैं दोस्तों 1/1000 mm के बराबर होता है। अगला सवाल है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा, तो जब आप इसको चेंज करिएगा तो फ़ारेनहाइट बराबर जो होता है यहाँ पे दोस्त 9/5C + 32, ये कैलकुलेशन करने के बाद निकाला गया, नहीं तो डायरेक्ट जो आप स्टैंडर्ड जो फार्मूला है उस पर भी रख के आप बना सकते हैं। तो ये जो आएगा मेरा आएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जब मैं 6 क्लास का आप लोग का समरी करा रहा था, यानी क्लास 6 जब साइंस पढ़ा रहा था आप लोग को, तो उसमें मैंने क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताया था कि किस तरह से उसका प्रयोग करते हैं, कैसे होते हैं दोस्त। तो अगर कि आप समरी का वीडियो नहीं देखे हैं सारा SCRT साइंस का, तो जाकर उसको भी देख सकते हैं। तो जो क्रोमेटोग्राफी होता है वो
होता है मेरा एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। अगला सवाल है यहाँ पे, लोलक की कालावधि कितनी होती है, मतलब किस पर निर्भर करती है। तो जो एक लोलक होता है दोस्तों, वो उसका जो ड्यूरेशन यानी कितना देर तक वो घूमते रहेगा, उसका जो निर्भर करता है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। एक झूला लीजिए, कोई झूला लीजिए इत्तू सूखा, वो तुरंत मतलब इधर उधर जाके 1-2 बार में रुक जाएगी। कोई झूला लीजिए इत्तू जूखा, वो कम से कम 5 बार 10 बार इधर उधर जाके ही रुकेगी। तो इसीलिए जो लंबाई मतलब झूला का जो लंबाई होता है, इस पर उसका ड्यूरेशन निर्भर करता है। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। अगर कि अभी तक मैं वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से पहले लाइक ठोकिए, उसके बाद आगे देखना स्टार्ट करो दोस्त। बल गुणनफल है, बल बराबर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा F बराबर हमारा होता है M और A। एम कहाँ है यहाँ पे मेरा मास है और ए जो है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण है, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्त यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन जो ज्ञात किया जाता है वो किया जाता है v-u/t दोस्तों। v होता है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग और t होता है समय, यानी कि जो आपका लास्ट वेग होगा उसमें से अगर प्रारंभिक वेग को घटाकर टाइम से भागा दे दिया जाता है तो उससे हमारा त्वरण आ जाता है। तो ये सब याद रखिएगा, ये सब सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा राशि सदिश नहीं है, यानी कि सदिश नहीं है यानी कि वो अदिश है। अदिश मेरा कौन सा हो जाएगा, आयतन। अभी हम आपको बताया कि जो अदिश राशि होती है दोस्तों उसमें केवल परिणाम होता है, उसमें दिशा नहीं होता है। अगर कि हम आयतन मान के चलिए 2 मीटर क्यूब आयतन बोल दिए हम, ये है, तो अब इसमें मेरा ये दिशा क्या ही इसमें पता चलेगा कि कौन सा दिशा है, क्या इसमें दिशा की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसीलिए ये अदिश राशि है, आप लोग याद रखिएगा इसका। अगला सवाल है यहाँ पे, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है दोस्तों। तो कौन सी प्राप्त होती है उसमें, वो मेरा प्राप्त होता है यहाँ पे द्रव्यमान। जैसे कि जो संवेग होता है दोस्तों उसको हम m भी बोलते हैं, और जो वेग होता है मान के चलिए वो v हुआ, तो इस दोनों कट जाएगा तो कौन सा बचेगा, m, यानी कि मेरा द्रव्यमान बचेगा। ठीक, कभी अगर के अच्छे से आप लोग को मैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक साइंस पढ़ाऊंगा ना, उसमें आप लोग आइएगा, इतनी मस्त से हम सारा कुछ समझा देंगे कि आपको फिर ज़िंदगी में कभी साइंस गड़बड़ होगा आपका। अगला सवाल है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य कितना होता है। तो सब लोग जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है दोस्त। अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है, 10 के पावर -12 ग्राम होते हैं। ठीक, अगला सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल जैसे कि स्क्रीन पर है मेरा, ये देख सकते हैं कि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होता है दोस्तों। तो ये जो जैसे कि आपको पता होगा लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। वैसे भी अगर के आप लोग लिफ्ट में अगर बैठे होंगे तो आपको लगता होगा जैसे जब ऊपर जाएगा तो लगेगा ना कि मैं बहुत भारी हूँ, मतलब बहुत तान के लेके जा रहा है ऊपर में। वही जब नीचे आने लगते हैं आप लोग तो लगता है कि कितना जल्दी जल्दी मतलब भारहीनता का महसूस होता है, हल्का खुद को महसूस होता है। ये खुद आप लोग महसूस किए होंगे, चीज़ उसी के बारे में ये बोल रहा है। ठीक, आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए, कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं है दोस्त, आराम से आप लोग अपना सिलेबस कवर करने पर ध्यान दीजिए। सिलेबस कर लीजिएगा ना तो आप अपने देखिएगा एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठिएगा तो वहाँ पे दहाड़िएगा आप लोग कि हाँ मैंने अपना कुछ अच्छा खासा करके यहाँ पे आया है। ठीक, तो इसीलिए आप लोग सिलेबस को कवर करने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगला सवाल है दोस्तों जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में कि यदि एक पंख, एक रबर और एक लकड़ी को गेंद से निर्वात में एक समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो कौन सा पहले पहुंचेगा दोस्तों। तो सबसे पहले कि अगर कि हम किसी चीज़ को पहले एक कंडीशन बनते हैं, एक तो बनते हैं कि निर्वात में गिराते हैं और एक जगह मतलब खाली जगह पर ऐसे ही जहाँ पे हवा मौजूद हो वहाँ पे गिराते हैं। तो जो निर्वात में होगा दोस्तों, निर्वात में आप कुछ भी चीज़ गिरा लीजिए, चाहे तो 100 क्विंटल का सामान गिरा लीजिए या 1 ग्राम का सामान गिरा लीजिए, वो दोनों पृथ्वी पर नीचे एक ही समय में पहुंचेगा, क्योंकि वहाँ पे उसका हिंड्रेंस जो है, रुकावट कुछ भी नहीं है। वहीं पे जहाँ पे अगर के जहाँ पे हवा है या जहाँ पे हिंड्रेंस है, जहाँ पे रुकावट है, अगर के वहाँ पे दोनों चीज़ों को गिराना स्टार्ट कीजिएगा तो वहाँ पे दोनों साथ में नहीं गिरेंगे। आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका जो राइट मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों कि मतलब स्वतंत्रता पूर्वक जो निर्वात में गिराया जाता है तो वो मेरा
तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे। ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कि वायु में ध्वनि तरंग होती है दोस्तों। कैसा वायु जो ध्वनि तरंग है वो कौन सा है? अनुदैर्ध्य तरंग है। जो प्रकाश है दोस्तों वो होती है अनुप्रस्थ तरंग। याद रखिएगा इसको। रेत और नेफ्थलीन मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? अभी थोड़ा देर पहले ही बताया कि जो कपूर और नेफ्थलीन है उसको ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा हम लोग अलग करते हैं। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जाने से पहले अगर कभी तक लाइक नहीं किया तो फट से लाइक कीजिए, और तथा कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर लिखें, ठीक है दोस्तों। और जितना जल्दी हो सके अगर कि आपको उस जो पेड बैच है दोस्तों उसको क्लेम करना है तो डायरेक्ट दिए गए नंबर पर आप मैसेज कीजिए और जल्दी से जल्दी आपको उस अपना कवर कीजिए सारा का सारा सिलेबस। वो एक बहुत ही ध्यान से रहकर उस सिलेबस को दोस्तों बनाया गया है। अगला सवाल है यहाँ पे कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? जो तो दोस्तों जो विद्युत शक्ति का मेरा इकाई है यहाँ पे क्या हो जाएगा? विद्युत शक्ति की इकाई क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा मेरा वाट। राइट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल मेरा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वो मेरा विद्युत प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर। ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि डायनेमो जो होता है दोस्तों, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो जो डायनेमो होता है दोस्तों वो मैकेनिकल ऊर्जा यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब जस्ट इसका अपोजिट होता है मेरा विद्युत मोटर। जो विद्युत मोटर होता है दोस्तों वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, याद रखिएगा। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली खर्च कितना होगा? तो वो मेरा 1 यूनिट का बिजली खर्चा होगा यहाँ पे। अगला सवाल है दोस्त यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरा प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो इसका डायरेक्ट आपको जैसे कि पता होगा 1/R बराबर 1/R1 R2 R3 होता है। अगर कि आप इस पे बनाइएगा तो आराम से आपका आंसर आ जाएगा। 1/R1 के वैल्यू यहाँ पे दे दिया गया है दोस्तों 1.1/4, तो और दूसरा का दे दिया गया है 1.2। तो यहाँ पे अगला का यहाँ पे निकालना है, इसका निकालना है। जब इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा 4.7 किलो ओम राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। अगला सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा है क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो कौन सा विद्युत अपघट्य होता है मेरे दोस्त? वो होता है मेरे अमोनियम क्लोराइड में। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा है डायनेमो क्या करता है? तो डायनेमो अभी तुरंत मैंने बताया वो यांत्रिक ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्त। अगला सवाल मेरा है कि विद्युत मोटर में क्या होता है? तो विद्युत मोटर में क्या होता है दोस्तों? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मेरा राइट आंसर होगा। आप लोग सही कीजिएगा ये सब सवाल को। ये सब सवाल गलती होने का मतलब आप लोग बहुत बच्चों से पीछे हो जाइएगा, ठीक है। इसीलिए ये सब जो छोटी छोटी सवाल है ये कोशिश कीजिए कभी भी भूल के भी ये सब सवाल गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। तो 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्त मेरा यहाँ पे कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापा जाता है? दोस्तों ये तो इतनी बार सवाल पूछा जाता है हर एग्जाम में। आप वनडे एग्जाम में बैठिएगा तो अगर मान लीजिए 10 दिन एग्जाम है ना तो आराम से 2 दिन एग्जाम में ये सवाल पूछा जाएगा कि विद्युत धारा किससे मापा जाता है। तो विद्युत धारा जो मापा जाता है दोस्तों एमीटर से मापा जाता है। अगला सवाल है कि विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? सेम एज यहाँ पे हम एमीटर से। जैसे कि देखिए यही सवाल 2018 में भी बीपीएससी में पूछा, 2019 में भी पूछा, अभी 2020 में भी पूछा होगा, 2022 में भी पूछा होगा। तो ये सब सवाल एकदम इवन ग्रीन सवाल है जो हम आपको करा रहे हैं। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त, अगला सवाल मेरा है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? तो आप जब 10th क्लास का जब साइंस पढ़े होंगे तो आप एक देखे होंगे कि एक प्रिज्म से प्रकाश को गुजारते हैं और 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो सेम एज वही करेंगे, एक प्रिज्म के रंगों को अलग अलग किया जाता है, यानी कि वहाँ से हम 7 रंगों को प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पर दोस्त, अगला सवाल मेरा है किसी ऐनक के लेंसों की जो शक्ति है वो 2 डायोप्टर है, तो उसका फोकस दूरी क्या होगा दोस्तों? तो उसका फोकस दूरी आपको पता होगा दोस्त कि फोकस दूरी बराबर क्या होता है कि
फोकस दूरी एफ बराबर होता है 1 मतलब लेंस की क्षमता यानी कि डी होता है। तो फोकस दूरी एफ बराबर यहाँ पे कर देंगे 1/d का वैल्यू यहाँ पे मेरा 2 दिया गया है 2 दिया गया है। तो ये जो आएगा मेरा 1.5 मीटर में आएगा दोस्तों। तो उसको जब सेंटीमीटर में करेंगे तो मेरा 50 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। जो चुंबकीय सुई है दोस्तों किस तरफ संकेत करता है, तो वो उत्तर दक्षिण की ओर संकेत करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 54, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? कैसे पैदा करते हैं दोस्तों? तो उसको पैदा करने के लिए हमको क्या करना होता है कि तंतु को गर्म करना होता है, उसके बाद वो पैदा हो जाएगा। अगला सवाल है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था दोस्तों? तो जो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था वो मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। आप अपेक्षिता सिद्धांत भूल के भी इसको नहीं मारिएगा, तुरंत गलती हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इनको मिला हुआ था। ठीक है, कब मिला था? तो 1921 ईस्वी में। आप लोग ये भी चीज़ याद रखिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 56 दोस्तों कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो कौन सा उपयोग होता है? वो उपयोग होता है यूरेनियम। कमरे को ठंडा करने के लिए क्या किया जाता है? तो उसमें संपीड़ित गैस को छोड़ा जाता है जिससे कि कमरे ठंडा हो जाए। ठीक है, तो अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा 58 और 59 है। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं 58 पहले देखेंगे। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है मेरे दोस्त? वो बना होता है टीन और सीसा के एक मिश्र धातु का। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है दोस्तों? तो ऊष्मा का मतलब ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है यानी कि जिसमें ऊष्मा बिल्कुल ही नहीं जाती, वो है मेरा पारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है दोस्त यहाँ पे कि अति चालकता का क्या लक्षण होता है यानी कि सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है? तो यानी कि उसको शून्य पारगम्यता उसमें होती है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। कैसा लगा वीडियो आप कॉमेंट सेक्शन में भर भर के जरूर से जरूर कॉमेंट कीजिए कि ताकि अगला जो सेशन आए बहुत जल्दी आप लोगों के लिए आए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।